नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और स्वागत करता हूं आप सबका इस नए सेशन में ऑन सीए इंटरमीडिएट मटेरियल कॉस्टिंग। सो आर यू एक्साइटेड टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स? यस एवरीबॉडी। तो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से ये 100 मार्क्स का हुआ है, ऑल चैप्टर्स आर इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड सब ऑलमोस्ट आते भी है एग्जाम में। सो नथिंग ग्रेट इन दैट, बिकॉज पहले जब मैं आईपीसीसी पढ़ाता था तब ये चीज बोलनी पड़ती थी कि देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही है, ये वाला 3-4 अटेम्प्ट में एक बार आता है। बट आज की तारीख में तो बात कुछ ऐसी है कि एवरी चैप्टर इज देयर, एटलीस्ट 5 मार्क के लिए आएगा, बट आएगा ही आएगा। अब आईपीसीसी लेवल पे भी ये मटेरियल कॉस्टिंग करके जो चैप्टर था, मिनिमम 10 मार्क तो आना ही आना था। जी हाँ, मतलब आराम से 5 to 10 का उसका फिक्स्ड वेटेज था। इवन इन आईपीसीसी जब कॉस्टिंग खाली 50 मार्क्स का था, अब तो 100 मार्क्स का हो गया। तो तुमको लगता है इंस्टीट्यूट इसको छोड़ेगा? द आंसर इज नो। सो बहुत ही फोकस्ड है इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, एंड दैट इज वेयर अपने को भी उतना ही फोकस्ड रहना है इस चैप्टर के लिए। बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड है ये चैप्टर, में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। थियोरी भी है, तो अपने को थियोरी भी करना है। आप लोग अगर नोट करोगे ना, मैं अभी आप लोग को एक पैटर्न बताता हूं इंस्टीट्यूट ने जो मार्क्स का दिया है, वो पैटर्न के हिसाब से इस चैप्टर में से थियोरी क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है, प्रैक्टिकल पूछा है। एंड प्रैक्टिकल आई थिंक 2 बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 2 बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है अपना। सो अगर कंपलसरी क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट अटेम्प्ट करना ही है, उसमें तो ऑप्शन भी नहीं निकल सकता। सो अगर ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा है, सो वी कैन इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, एंड कुछ भी हो जाए, वी कैन नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन। द चैप्टर इज वेरी ह्यूज एज सच। सो काफी सारे लेक्चर्स अपने इसमें जाएंगे, बट इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें अपने को। मेजरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। सो मैं बोल सकता हूं इसमें कि 90% अपना जो है वो फोकस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उसके ऊपर है। बट कोई भी चीज प्रैक्टिकली समझने के पहले उसका थ्योरी अंडरस्टैंडिंग होना उतना ही जरूरी है, एंड दैट इज वेयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। प्लस ये चैप्टर में प्रैक्टिकलिटी भी आनी चाहिए, इन द सेंस मार्केट में कैसे ये चैप्टर इंप्लीमेंट होता है। और मैंने देखा है ये होते हुए, मेरे आर्टिकलशिप के टाइम पे मैंने मटेरियल कॉस्टिंग में जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ पार्ट मैंने किया है इंप्लीमेंट। एक स्टॉक ऑडिट करके होता है, अभी तो आप लोग को टाइम है वो सब चीज के लिए, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्टॉक ऑडिट। तो स्टॉक ऑडिट में क्या होता है, जो अपन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने को जाना होता है अपने क्लाइंट के लोकेशन पे, तो हम लोग हमारे क्लाइंट के लोकेशन पे जाते हैं और ऑडिट करते हैं कि भाई तुमने जो क्लोजिंग स्टॉक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया है, क्या एक्चुअली भी तुम्हारे पास उतना क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं। बिकॉज अंदर की बात बोलूं, लोग जो बिजनेसमैन है वो सबसे ज्यादा जो मैनिपुलेट करते हैं ना, वो क्लोजिंग स्टॉक को करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैनिपुलेट किया, देन इन दैट केस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। तो अंदर की बात बताता हूं, सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन जो होता है, आइडियली मुझे बोलना नहीं चाहिए बट बता देता हूं भाई, आप तो अपने ही घर के हो, सबसे ज्यादा जो मैनिपुलेशन होता है वो स्टॉक में होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में। स्टॉक वर्ड बाय डिफॉल्ट इंक्लूड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। व्हाई? बिकॉज दैट इज वन थिंग जहां पे पब्लिक अपना प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे कर सकता है। तो सर क्यों अपना प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे करना है? ताकि टैक्स कम पे करे। भाई अगर तुम लोग ने किसी भी कंपनी का अगर पीएनएल अकाउंट देखा है, ऑब्वियसली देखा है सर, 11th स्टैंडर्ड से अपन लोग पीएनएल अकाउंट के साथ तो यार अपना दोस्त है वो। सो अपन लोग देखो बाय सेल्स जो है इसमें ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी बेचा है उतना अपने अकाउंट में पैसा आ गया होगा। सो बाय सेल्स इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर सकते। 2 परचेजेस है, अगेन जो जेन्युइन परचेजेस है उसका पेमेंट किया होगा वो इधर आएगा। बाकी जो मेरे एक्सपेंसेस है, वो भी जो मेरे जेन्युइन एक्सपेंसेस है वो मेरे को इधर लिखना पड़ेगा। बचता क्या है पता है क्या? बचता है यहां पे स्टॉक, बचता है यहां पे स्टॉक। ये इधर का ओपनिंग स्टॉक, ये इधर जो आता है वो आता है एक ओपनिंग स्टॉक, और इधर जो आता है मेरा वो आता है क्लोजिंग स्टॉक। आप सबको तो पता ही होगा। सो ये ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बराबर होना चाहिए। तो मैं अगर इधर दिखा रहा हूं मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स है,
तो एक्चुअल में 1000 यूनिट्स होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब करने के लिए क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉक ऑडिट। अब ये स्टॉक ऑडिट में जाके हम लोग एक्चुअली वेरीफाई करते हैं कि जेन्युइनली इतना ही उनके पास स्टॉक पड़ा है कि नहीं। ऑल ऑफ दैट इज डन इन दिस सिनेरियो। ऑब्वियसली स्टॉक ऑडिट डिटेल में क्या होता है आपके ऑडिट के प्रोफेसर बताएंगे, बट जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि मैं स्टॉक ऑडिट करने के लिए गया हूं। तो यूजुअली योर एंड पे हम लोग स्टॉक ऑडिट करने को जाते हैं कि भाई 31 मार्च है तो 1 अप्रैल को हम लोग स्टॉक ऑडिट करने के लिए चले जाते हैं। सो अलग अलग लोग अलग अलग कंपनीज में जाते हैं टू डू द स्टॉक ऑडिट। तो वहां पे जब स्टॉक ऑडिट करते हैं ना, तब ये जो मटेरियल वाला जो चैप्टर है, तब मुझे क्लिक हुआ था, अच्छा ये हमने पढ़ा था और ये एक्चुअली ऐसे इंप्लीमेंट हो रहा है। सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड वो सब मैं आप लोग को धीरे 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 करके बताते जाऊंगा। सो इस चैप्टर का अगर मुझे वेटेज डिस्कस करना है, सो द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज मिनिमम 10 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के लिए आना ही आना है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक बार वेटेज लिखवा देता हूं, आप लोग भी अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो, सो दैट आपको भी उस चीज का क्लैरिटी रहे। जस्ट तो मैंने क्या ना, मैंने पूरा एक एनालिसिस किया है, कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स आया है, कौन से क्वेश्चन कब आया है, एवरीथिंग मेरे पास रेडी है। सो वो मैं आप लोग के साथ चलिए आइए शेयर कर देता हूं यहाँ पे। तो मटेरियल का अगर मैं बात करूं तो इधर अपन लोग लिखेंगे कि मटेरियल कॉस्टिंग का, प्लीज अपने नोटबुक ओपन कर लीजिए एंड राइट द मटेरियल कॉस्टिंग का पास्ट पेपर एनालिसिस, सो दैट जब आप ये चैप्टर को ओपन करें देन इन दैट केस आपको पता रहे कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये। सो ये अपन लोग 4 जो अटेम्प्ट है उनका एक बार फिलहाल लिख लेंगे। सो मई 2018 2, 3 and 4 का है अपने पास अभी अवेलेबल, मई 2018, देन वी हैव नवंबर 2018, देन वी हैव मई 19 एंड देन वी हैव नवंबर 19। सो मटेरियल कॉस्टिंग कब आया है, मई 2018 में आया है ये क्वेश्चन नंबर 1A, एंड क्वेश्चन नंबर 1A कितने का होता है, 5 मार्क्स का होता है। सो मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज बताई हुई है। मई 18 में ही ये वापस से आया था, लेट मी चेक आउट कब आया था ये, आई थिंक दिस वाज इन 5A। सो क्वेश्चन 5A के लिए आया था वापस से 5 मार्क्स, देन इट वाज इन 6B, क्वेश्चन नंबर 6B ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 6E। सो आप देख रहे हो कितने मार्क्स के लिए आया, फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो न्यू सिलेबस इंटरमीडिएट का फर्स्ट अटेम्प्ट था मई 2018, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीधा 6 मार दिया इंस्टीट्यूट ने, एंड आज इट फॉर 20 मार्क्स। है कि नहीं, बड़ी बात। चलो फिर नवंबर 2018 आया, नवंबर 2018 में वापस क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा। तो अब तक तो स्टूडेंट लोगों को विश्वास हो गया कि भाई ये चैप्टर इंस्टीट्यूट के दिल के पास में है, क्योंकि बार बार तुम सोचो ना इतने सारे चैप्टर्स है तो वो तो खाली 4 ही क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में। सो देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीएआई कि वो सबको एक्सपेरिमेंट करे, बट उसमें भी उसने मटेरियल को इतना वेटेज दिया है। ठीक है, सो क्वेश्चन 3A मेरा था यहां पे, देन केम 6B में। सो क्वेश्चन नंबर 6B के लिए आया था, आई थिंक जब वो 3A के लिए आया था तो दिस वाज फॉर 10 मार्क्स एंड दिस वाज फॉर 5 मार्क्स। अगेन टोटल आप देखेंगे तो वाओ, अगेन 20 मार्क्स। मई 2019 में सरप्राइजिंगली जो एग्जामिनर है उसने स्टूडेंट्स को ट्रिक किया और एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि देखो अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मई 2018, नवंबर 2018 20 मार्क्स, तो मई 2019 भी छप्पर फाड़ के आएगा। बट ठीक है, इंस्टीट्यूट ने उसको ट्रिक कर दिया, जिसने भी जो पेपर सेटर था उसने कहीं ना कहीं स्किप कर दिया इसको। बट नवंबर 2019 एंड इट वाज बैक विद अ बैंग, सेम क्वेश्चन नंबर 1A 5 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 6C में अभी इस बार पूछा उन्होंने अगेन फॉर 5 मार्क्स, सो दिस वाज 0 एंड दिस टाइम अगेन फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, सो प्लीज आप लोग भी इसको कॉपी कर लो सो दैट आप लोग को क्लैरिटी रहे कि हाँ भाई ये वेटेज है इस चैप्टर का। सो ऑन एन एवरेज इफ यू सी 12.5 मार्क्स का वेटेज हुआ ना। देखो ना, अगर मैं बोलता हूं 50 मार्क्स डिवाइड बाय 4 करता हूं तो इट इज 12.5 मार्क्स ऑन एन एवरेज। सो एवरेज इस चैप्टर का है 12.5 मार्क्स, सो इतने मार्क्स के लिए आता है बाय डिफॉल्ट। अगर कोई भी चैप्टर
10 या मोर देन 10 मार्क्स के लिए अगर आ रहा है, सो नीडलेस टू से कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, इंस्टीट्यूट को देखो आप, क्वेश्चन 1A मतलब टॉप प्रायोरिटी पे लाकर इस चीज को वो लोग रख रहे हैं। दैट जस्ट गोज ऑन टू शो दे आर फोकस फॉर दिस चैप्टर। एंड जैसा मैंने बोला, देखो ये आईपीसीसी में भी था, मतलब जो आईपीसीसी कॉस्टिंग ओल्ड सिलेबस का था, उसमें भी ये इतना ही इंपॉर्टेंट था। एंड देन ऑब्वियसली इंटरमीडिएट में दे कैन नॉट लीव दिस चैप्टर एट ऑल, है कि नहीं? प्लीज चलो कॉपी कर लो। जैसे ही कॉपी हो जाए मेरे को एक बार ग्रीन सिग्नल दे दो, सो दैट यस, जैसे ही कॉपी हो जाए मेरे को एक बार ग्रीन सिग्नल दे दो कि सर हो गया है, सो दैट आई कैन मूव ऑन। चलो शाबाश, एवरीबॉडी राइट इट डाउन। एंड पेन ड्राइव स्टूडेंट्स, इन केस आप लोग लिख रहे हो एंड लिखते लिखते समझो मैं अभी आगे बढ़ गया, तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर देना है, लिख लेना और फिर आगे बढ़ जाना। सो दैट्स प्रीटी सिंपल फॉर यू। Okay, so everybody has written it. Let's on that note start किया जाए, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। क्या बोलता है पब्लिक? चलो, so मटीरियल कॉस्टिंग क्या एग्जैक्टली है ये चैप्टर? वर्कड आउट थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। आप पूछेंगे सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? शायद मैंने पहले भी बताया होगा, बट अभी वापस से बता देता हूं। देखो, कोई भी चीज को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अगर स्टैंडर्डाइज नहीं है, देन इन दैट केस देयर इज ऑलवेज एम्बिग्विटी, जो उसको कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को पता करना है कि अपन लोग जो चीज खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन लोग ने कोई बिस्किट खरीदा, अपन लोग ने कोई चिप्स खरीदा, जस्ट एन एग्जांपल, या अपन लोग ने ऐसी कोई चीज खरीदी खाने के लिए, और मेरे को अगर पता करना है कि वेदर दैट इज वेजिटेरियन और इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन वेजिटेरियन स्टफ, मेरे को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा मेरे को कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? बताइए, आप मेरे को बताइए कि कैसे पता चलेगा कि क्या है वो चीज? एनी आइडिया? क्या आप लोग बता सकते हो मुझे? क्या आप लोग को देख के पता चल सकता है? क्या वो बिस्किट को देख के, वो बिस्किट के रैपर को देख के आपको पता चल सकता है क्या कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? हाँ सर, कैसे 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 कैसे? करेक्ट, सब लोग ने सही जवाब दिया है। दैट सर, उसके ऊपर है ना एक ग्रीन डॉट होता है, उसके ऊपर है ना एक रेड डॉट होता है। तो उन्होंने देखो एक देयर इज अ स्टैंडर्डाइजेशन पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली। सो आई हैव ट्रैवल्ड द होल वर्ल्ड एंड ग्लोबली मैंने ये चीज विटनेस की है, दैट ये जो चीज होती है ना, अपन लोग ने देखी है ना कि भाई ये देखो ऐसा 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 होता है, या फिर अपन लोग ने देखा है कई बार कि ये ऐसा होता है। ये क्या है? ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइजेशन है। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि लिखे बिना अपने को पता चल गया कि भाई साहब दिस इज वेजिटेरियन एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन वेजिटेरियन स्टफ्स। दिस ऑल्सो हैज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन स्टफ। क्या हो गया? ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। और वर्ल्ड ओवर, मतलब सोचो ना, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओगे आपको वो ग्रीन डॉट पता चल जाएगा कि ये है। क्या स्टैंडर्डाइजेशन है? मतलब देखो, स्टैंडर्डाइजेशन होता है तो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इजी। मानते हो कि नहीं? कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इजी। बिजनेस सारी दुनिया करती है, बिजनेस सारी दुनिया करती है, बट सारी दुनिया जब अपना पीएनएल अकाउंट बनाएगी ना, तो उसका पीएनएल अकाउंट कुछ ऐसा ही दिखेगा। चलो अभी तो वो शेड्यूल 3 और वो सब आ गया, बट जस्ट गिविंग एन आइडिया कि भाई ये पीएनएल अकाउंट है। आपको पता है कि पीएनएल अकाउंट में इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। क्यों ऐसा? ये एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट हो गया है। अभी मेरा बिजनेस है, मेरे को इधर क्रेडिट लिखने का है, मेरे को इधर डेबिट लिखने का है। तुम कौन होता है रोकने वाला? बट सर, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया अपन लोग ने? स्टैंडर्डाइजेशन अपन लोग ने इसीलिए किया है सो दैट द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन आर एट अ सेम लेवल। जो यूज कर रहा है वो इंफॉर्मेशन को, तो ये पीएनएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कौन यूज करता है उसको? से शेयर होल्डर होता है ना कंपनी का, तो वो कंपनी का शेयर होल्डर इस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। तो उसके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है कि हाँ, पीएनएल अकाउंट ऐसा होता है। डेबिट मतलब यहां पे सब एक्सपेंसेस लिखे होंगे, क्रेडिट मतलब यहां पे सब इनकम्स आएंगी। यहां पे अगर आता है पीएनएल में, जो यहां पे अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो ये नेट प्रॉफिट हुआ, यहां पे आता है देन इन दैट केस ये नेट लॉस हुआ। एक स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन है, एक स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन है। तो वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया है।
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो आज की तारीख में अपने आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहती है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग कॉस्टिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप करेंगे। जैसे अकाउंट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आई डोंट नो आप लोग ने पढ़ा है कि नहीं, बट जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे, अब एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे अब जब आप लोग पढ़ोगे, तो देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन्वेंट्री का कैसे वैल्यूएशन होगा, इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूडेड है, AS2 बताएगा वो सब आपको, सो दैट जितनी भी कंपनीज है सबके पास इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री मतलब बेसिकली मेरे पास फिनिश गुड का स्टॉक हो गया या मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, तो मेरे पास जो भी ये सब चीजें हैं, तो उनको वो क्या पहले तो वो क्लासिफाई होगा क्या इन्वेंट्री में, उसके लिए उन्होंने कुछ नॉर्म्स दिए हैं। अगर क्लासिफाई हो गया तो उसको वैल्यू करना पड़ेगा, वैल्यू भी करना पड़ेगा कि नहीं, तो वैल्यू कैसे करेंगे उसके लिए कुछ स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री, समझ में आया। सो वैसे ही यहां पे मटेरियल कॉस्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्टिंग के अध्ययन के लिए, उन्होंने डेवलप किया समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। देखो ये सब एक हाई लेवल का नॉलेज है जो मैं आप लोग को दे रहा हूं, सबके पास ये नॉलेज होगा भी नहीं, एट इंटर लेवल तो कोई पढ़ाता भी नहीं। इनफैक्ट फाइनल लेवल पे भी फ्रैंकली बोलूं, कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बोलो। सो ऐसे भी लोग होते हैं, अपने को ऐसा नहीं बना, अपने को थ्योरेटिकली भी स्ट्रांग रहना है, अपने को प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग रहना है, और अपने को एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स लेना है, अपने को एक ऑलराउंडर बनना है बस। अपन खाली ये ऊपर का नॉलेज लेके सीए बनोगे कोई मतलब नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। बन जाओगे सीए, ना नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट शायद पूछेगा नहीं आपको ये कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट जब आप क्लाइंट से बात करोगे, जब कोई एडवाइस देनी होगी, कंसल्टिंग का काम आएगा, एट दैट पॉइंट इन टाइम ऊपरी नॉलेज चलेगा या इन डेप्थ नॉलेज, बट ऑब्वियस इन डेप्थ नॉलेज। सो दिस इज योर फाउंडेशन। कॉस्टिंग फर्स्ट टाइम तुम लोग लाइफ में अभी पढ़ रहे हो, सो अगर आप लोग का फाउंडेशन स्ट्रांग है, एकदम क्लियर है आप लोग को प्रैक्टिकली सब चीजें, आई एम श्योर यू विल गो अ लॉन्ग वे। दैट इज द रीजन मैं आप लोग को कोई भी चीज पढ़ाने वाला हूं तो एकदम घुस के अपन लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो आप लोग अपने फ्रेंड्स को जाके पूछना कभी, ये तेरे को पता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके भी कुछ होता है, तेरे को पता है मटीरियल कॉस्टिंग कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्नड है। आई बेट if he or she will be able to answer. Ask any student anywhere all over India. Bolo, challenge. But see, thankfully you are studying from somebody who is also teaching CA final for last so many years. तो मैं काफी टाइम से CA final में भी पढ़ा रहा हूँ, CA इंटर में भी पढ़ा रहा हूँ, so वो combination is going to be helpful to you. Otherwise इंटरमीडिएट पे पब्लिक क्या करता है पता है, कॉस्टिंग भी पढ़ाएगा, FM भी पढ़ाएगा, अकाउंट्स भी पढ़ाएगा। I mean, आप खुद सोच लो कि क्या स्पेशलाइजेशन दे पाएगा वो आपको। चलो एनीवेज नॉनदलेस अपन लोग आ जाते हैं अपने कोर कॉन्सेप्ट पे। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज समथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल कॉस्टिंग। सो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नॉर्म्स ले डाउन करता है। जैसे यहां पे कुछ नॉर्म्स है कि अगर मेरे पैकेट पे ग्रीन है तो एक नॉर्म है, एक स्टैंडर्ड है कि ये वेजिटेरियन होगा, अगर रेड डॉट है ये नॉन वेजिटेरियन होगा, कि अगर पीएनएल अकाउंट बनाया तो डेबिट साइड पे लिखा है तो वो एक्सपेंस ही होगा, क्रेडिट साइड पे लिखा है तो वो इनकम ही होगा। ये एक नॉर्म बन चुका है। वैसे ही कुछ यहां पे नॉर्म्स है जो कंपनीज फॉलो करती है। अब किस चीज के लिए है ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सो दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 इज फॉर मटीरियल कॉस्टिंग। बोलो टेल इज फॉर मटीरियल कॉस्टिंग। सो यहां पे जब मैं मटेरियल की बात करता हूं तो मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल क्या होता है? वेरी गुड। एक आंसर आया है कि किसी ने कहा है इनपुट, वेरी नाइस। रॉ मटेरियल बाय मिहिर, समीर ने कहा है इनपुट फॉर प्रोडक्शन, वेरी नाइस, वेरी गुड, परफेक्ट। सो चलो उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग। ये क्या दिख रहा है? ये एक पेन है। ये क्या है? पेन है। पेन एक फिनिश्ड गुड है। पेन एक फिनिश्ड गुड है, बट ये पेन बनाने के लिए, ये पेन बनाने के लिए क्या यूज हुआ होगा? कैन आई से कुछ रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा? कैन आई से ये रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा? कैसा रॉ मटेरियल? एक अगर मैं एग्जांपल लूं तो कैन आई से प्लास्टिक,
बराबर है कि नहीं? कैन आई से प्लास्टिक एज अ रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा? सो ये जो मेरा प्लास्टिक है वो क्या हो गया? वो हो गया मेरा रॉ मटेरियल, वो हो गया मेरा रॉ मटेरियल। तो इस चैप्टर में अपना फोकस ये पेन के ऊपर है या ये प्लास्टिक के ऊपर है? बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट, ये अपना फोकस इस चैप्टर में इस प्लास्टिक के ऊपर है, जो रॉ मटेरियल जिससे बना है। आपको पता है मैं किसके ऊपर बैठा हूं? मैं एक चेयर के ऊपर बैठा हूं, मैं एक चेयर के ऊपर बैठा हूं। और वो चेयर किससे बना है आपको पता है? वो चेयर बना है वुड से, वो चेयर बना है वुड से। तो ये चेयर क्या है और वुड क्या है आप मुझे बताइए। चलिए बाइफरकेट कीजिए, चेयर को और वुड को बाइफरकेट कीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, चेयर को और वुड को बाइफरकेट करो। व्हाट इज चेयर एंड व्हाट इज वुड यूज्ड टू मेक द चेयर? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, मनन डागली, करेक्ट आंसर। समीर, करेक्ट आंसर। यस, एक्सेलेंट एवरीबॉडी विद द करेक्ट आंसर। कि सर आप जो चेयर पे बैठे हो ना वो फिनिश गुड है, और ये चेयर बना किससे है? ये चेयर बना किससे है? तो सर ये चेयर बना है वुड से, और ये वुड रॉ मटेरियल है। अपना फोकस इस चैप्टर में किससे है? अपना फोकस इस चैप्टर में किससे है? अपना फोकस चेयर के ऊपर है या अपना फोकस वुड के ऊपर है? बोलो जरा। करेक्ट सर, अपना फोकस चेयर के ऊपर नहीं है, अपना फोकस इस चैप्टर में है, इस वुड के ऊपर। समझ में आया? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फोकस। यूजुअली अपन क्या सोचते हैं पता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, अपने को मेन फाइनल आउटपुट के ऊपर फोकस करना है, बट फाइनल आउटपुट इज द लास्ट थिंग। जो जर्नी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? तुम लोग आज जो हो ना, तुम लोग रॉ मटेरियल हो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं फिनिश गुड है। सो आप लोग जो जर्नी के थ्रू जा रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि कितना अच्छा डेवलपमेंट तुम लोग का ये 5 years की सीए जर्नी में होने वाला है ना, सीए पढ़ने की जर्नी में, दैट इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक फंडा होता है, गीगो, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। अगर आपके दिमाग में गार्बेज जाएगा ना तो बाहर भी गार्बेज निकलेगा, बट अगर मेरा रॉ मटेरियल अच्छा होगा ना, देन इन दैट केस मेरा फिनिश प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, इसके लिए रॉ मटेरियल अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए रॉ मटेरियल सही होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर रॉ मटेरियल सही नहीं है देन आपको लगता है फिनिश गुड अच्छा निकलेगा? एब्सोल्युटली नॉट। और एक एग्जांपल मैं देता हूं इसी चीज में कनेक्ट करते हुए, 2 एग्जांपल मैं और दूंगा आप लोगों को, अब थोड़े बड़े लेवल के। सो अपन लोग ने जो ये एग्जांपल है उसको तो समझ लिया, और ये समझ लिया अपन लोग ने। यस, ठीक है। सो अब मेरे को और 2 एग्जांपल देने। ये जो एग्जांपल है वो तो 2 छोटे छोटे चीज थे, कि भाई पेन, उसके लिए प्लास्टिक एवरीडे अपन लोग यूज करते हैं पेन, तो वुड, चेयर, अगेन चेयर एवरीडे अपने को यूज करना है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बट अब 2 मैं और बड़े एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल लूंगा मैं मोबाइल फोन। अगेन अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं इस मोबाइल फोन के ऊपर घिरी हुई है। दिस इज आवर लाइफ लाइन, है कि नहीं? कोई एक बार मेरा दिल और दिमाग मेरे से ले जाए मुझे चलेगा, पर मोबाइल मेरे से कभी मत ले जाना, ऐसा सिचुएशन हो गया अपना। तो अब मोबाइल बनाने के लिए भी कैन आई से मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, बराबर है? अगर मैं आपको बोलता हूं मोबाइल बनाना है तो एक रॉ मटेरियल लगेगा या 32 रॉ मटेरियल लगेंगे? आप मुझे बताओ, बोलो। कैन आई से 32 एज इन बहुत सारे, 32 एज इन बहुत सारे। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मेरे को यूज करना पड़ेगा एक मोबाइल बनाने के लिए। अब अगर मैं ये रॉ मटेरियल बराबर नहीं खरीदूंगा, देन इन दैट केस विल माय मोबाइल, जो मेरा फाइनल आउटपुट है, क्या वो सही आ पाएगा? क्या आप मुझे बताओ। एक मोबाइल बनाने के लिए चलो कुछ 2-3 अपन लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है ना? तो कहना से वो जो स्क्रीन है, वो जो आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है, काइंड ऑफ एक रॉ मटेरियल ही हो गया इसके लिए, तो है कि नहीं? चलो अगर मैं एक बात करता हूं कैमरा का, समझो कैमरा मोबाइल के लिए तो एक रॉ मटेरियल के जैसे ही हो गया, है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? समझो फॉर एग्जांपल और एक जो उसका टच पैड होता है, स्क्रीन टच पैड, चलो ले लो, चलो इंटरनल कंपोनेंट ले लो उसका एक, इंटरनल कंपोनेंट लेते हैं उसका एक आईसी या मदरबोर्ड। आपको पता है
मोबाइल में भी आईसी मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या होता है? उसका सिस्टम, उसका प्रोसेसर। अभी ये शायद आप लोग को टेक्निकली ना पता हो, बट होता है, ठीक है। सो अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं मोबाइल एकदम बेस्ट मोबाइल बनाना चाहता हूं और मेरा कैमरा का क्वालिटी इज बैड, अगर मेरा कैमरा का क्वालिटी इज बैड, कैन आई से दैट मेरा मोबाइल का क्वालिटी बहुत अच्छा है? क्या मैं बोल पाऊंगा ये? कभी नहीं। टिल द टाइम मैं छाती ठोक के ये ना बोल पाऊं कि ये मेरा बेस्ट क्वालिटी का है, ये मेरा बेस्ट क्वालिटी का है, ये मेरा बेस्ट क्वालिटी का है, तब तक मेरा मोबाइल बेस्ट क्वालिटी का नहीं बनेगा। और अगर मेरा मोबाइल बेस्ट क्वालिटी का नहीं बनेगा, क्या मेरा कस्टमर आएगा मेरे पास? कभी नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर के पास आज की तारीख में कितने सारे ऑप्शंस है, कितना हाई लेवल का कंपटीशन है हर चीज में, इंक्लूडिंग मोबाइल। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मटेरियल? अगर मेरा स्क्रीन बराबर नहीं होगा, देन इन दैट केस स्क्रीन तो उसको रोज यूज करना है, मतलब रोज, मतलब मोबाइल पूरा स्क्रीन कितना यूजफुल है, उसका टच पैड, स्क्रीन एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट हैज टू बी बेस्ट। कैमरा आज की तारीख में तो हर छोटी छोटी चीज का अपन लोग पिक लेते हैं, हैज टू बी बेस्ट। प्रोसेसर, मतलब कैमरा, स्क्रीन, ये जो मेरे इतने सारे एप्स में डाउनलोड करूंगा वो सब किस पे डिपेंडेंट है? वो मेरे वो चिप, जो मदरबोर्ड का चिप आता है उस पे डिपेंडेंट है, विच इज अ रॉ मटेरियल। इसमें से एक भी रॉ मटेरियल मैंने अगर क्वालिटी अच्छा मेरा नहीं है, देन इन दैट केस विल आई बी एबल टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री? द आंसर इज नो। सो आप लोगों को समझ में आ गया रॉ मटेरियल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है? इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट द बेस्ट आउटपुट। समझे तुम लोग? ये जो भी कॉस्टिंग का लेक्चर चल रहा है ना, ये तुम्हारे लिए एक इनपुट है। अगर ये कॉस्टिंग बराबर से समझ में आई तो तुम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको अप्लाई कर पाओगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, वो तुम्हारा आउटपुट होगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनपुट हैज टू बी द बेस्ट सो दैट द आउटपुट विल ऑल्सो बी द बेस्ट। इनपुट अगर डगमगाया ना, आउटपुट अच्छा आ ही नहीं पाएगा, आ ही नहीं पाएगा। मैं देख लो ना, ये एग्जांपल ले लो ना, क्या मेरा मोबाइल में अगर ये जो इनपुट है, मैंने स्क्रीन, कैमरा, मदरबोर्ड, किसी एक चीज में भी कॉम्प्रोमाइज किया तो क्या मैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाऊंगा? मैं बोलता हूं मैं बेस्ट क्वालिटी कैमरा लेके आता हूं, बेस्ट 100 मेगापिक्सल कैमरा, 500 मेगापिक्सल कैमरा, चलो लेकर आया। मैं बोलता हूं स्क्रीन, सबसे बेस्ट स्क्रीन, मतलब एकदम टच बोलू ना, मैं खाली बोलू तो वो ले लेगा, इतना अच्छा स्क्रीन। बट अगर मेरा 500 मेगापिक्सल का कैमरा है, मेरा स्क्रीन एकदम टॉप क्लास है, बट मेरा जो मदरबोर्ड है, जो प्रोसेसर है, वही अगर ढंग का नहीं होगा, तो क्या ये दोनों फंक्शन कर पाएंगे बराबर? आंसर इज नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो इज विद अस ह्यूमन बॉडी, बाहर से एकदम मस्त फिट, अंदर से लंग्स का प्रॉब्लम, दिमाग का प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, विल द होल बॉडी बी ओके? नो। मैं एक बात बोलूं, तुम लोगों को पूरे बॉडी में एक कट भी आ जाता है ना अपने को, एक कट भी, तो वो अखरता है, अपने को जमता नहीं है। आंख के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल भी चले गया ना तो अपने को जमेगा नहीं, अपना दिमाग उधर ही चलते रहेगा। दैट्स हाउ इट इज। सो इज द केस विद फिनिश गुड। फिनिश गुड में एक भी रॉ मटेरियल में कुछ गड़बड़ हुआ ना, फिनिश्ड गुड विल ऑलवेज हैव दैट इश्यू। इसके लिए रॉ मटेरियल का इतना इंपॉर्टेंस है, इसके लिए रॉ मटेरियल का इतना इंपॉर्टेंस है। एंड हेंस वी हैव अ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर दिस रॉ मटेरियल, पहला। एंड दूसरा, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग, क्वालिटी, वो सब टॉप क्लास होना चाहिए। एंड उसके लिए आपको किसकी जरूरत है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एक कॉस्ट अकाउंटेंट की। समझो गुरु? चलो आगे बढ़े अपन लोग। समझ में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर? देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अपन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई चालू ये चीज इंस्टीट्यूट नहीं पूछने वाला है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं। आप क्या, मैं बोलता हूं इंस्टीट्यूट कभी नहीं पूछेगा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ चार्टर्ड, अगर मुझे पता ही नहीं है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, तो क्या मैं कभी जो चीज पढ़ने वाला हूं उसका आई विल नेवर बी एबल टू मेक द सेंस। और इधर कोई अपन लोग रट्टू पोपट नहीं है कि फॉर्मूला लर्न किया, वॉमिट किया, एग्जाम में लिख कर आ गए, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। एज आई सेड, वी हैव टू बी अ प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ आवर अप्रोच। समझू? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा और एक मैं लेता हूं कार का। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं और एक कार का। भाई साहब, कार बनाने के लिए आपको पता है कितने रॉ मटेरियलों की जरूरत पड़ती है? 1000 रॉ मटेरियल लगता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों रॉ मटेरियल की जरूरत लगती है इन ऑर्डर टू मेक अ कार। कभी जाना गूगल पे सर्च करना हाउ टू मेक अ कार और हाउ मेनी रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक अ कार।
तो कार तो फिनिश प्रोडक्ट है, अपने को कार दिख रहा है। अरे भाई साहब, वो कार बनाने में कितना गया है वो तो सिर्फ वो जो इंटरनल इंजीनियर्स है उनको पता है। आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के 5 साल मुझे पता है। आप लोग पढ़ रहे हो अभी, ये जो मेहनत है आपको पता है। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे लोगों के लिए हाँ ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पीछे कितना मेहनत है वो सिर्फ आपको पता है। एक थियरी होता है, थियरी ऑफ आइसबर्ग। लोगों को ये आइसबर्ग दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट लोग ये भूल जाते हैं कि ये आइसबर्ग के नीचे कितना क्या क्या है। ये आइसबर्ग आप लोग को खाली इतना दिख रहा है, बट ये आइसबर्ग को सपोर्ट करने के लिए इतना सारा मेहनत लगा है भाई साहब, तब जाके ये आइसबर्ग सपोर्ट हो पा रहा है। तो ब्यूटीफुल लग रहा है, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये आइसबर्ग। ऊपर से जो भी देखेगा उसको तो आइसबर्ग ही दिखेगा, ऊपर का पार्ट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अरे भाई वो ब्यूटीफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि नीचे का पार्ट स्ट्रांग है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखते हो, अरे यार क्या सही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, नसीब यार। ओ भाई मेहनत लगा है उसके लिए 5 साल का जी तोड़, तब जाके वो खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलना आपके लिए इतना आसान हुआ है। अपने को अपना मेहनत पता है भाई, कितना वी हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, राइट। सो सेम इज द केस विद कार। अभी तो आप लोग कर रहे हो, तो अभी तो आप लोग का ये वाला फेज है, आई एम श्योर द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। जब सीए बन जाओगे ना, देखो जब आप जो फल मिल जाता है ना बहुत अच्छा लगता है, बट जब कर रहे होता है ना, जब इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। एकदम यू हैव टू बी वेरी मेंटली स्ट्रांग टू एंश्योर कि अपन लोग इसको सही तरीके से करें। चलो एनीवेज, सो कार बनाना है, कार बनाने के लिए हजारों मटेरियल लगता है। टोयोटा नाम तो सुना होगा सेनोरिटा। टोयोटा इज द बोलते ना पायनियर ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जनरल मोटर्स करके है, यूएसए की कंपनी है, टोयोटा इज अ जापानीज कंपनी, इज अ पायनियर ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ये जाइंट्स है। रतन टाटा, आप लोग ने नाम तो सुना होगा। रतन टाटा सेज कि मेरा सबसे एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माय बिजनेस वाज व्हेन आई वाज इनटू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। रतन टाटा has been the CEO of Tatas for a long time. I hope आप लोगों को इतना जनरल नॉलेज होगा। So उन्होंने हर कंपनीज हर लेवल के कंपनी में काम किया है, हर तरह की हर प्रोडक्ट उन्होंने बनाया। उनका कहना है कि सबसे चैलेंजिंग जो और सबसे क्रिएटिवली एग्जॉस्टिंग है वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सो कार बनाने के लिए तो या ऑटोमोबाइल बनाने के लिए फॉर दैट मैटर जो आप लोग को रॉ मटेरियल लगने वाला है एक्सट्रीम। सो अब अगर आपको कार बनाना है, अगर आपको मोबाइल बनाना है, अगर आपको पेन बनाना है, अगर आपको चेयर बनाना है, तो ये सब का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो फिनिश गुड है या रॉ मटेरियल। अब आप मुझे बताइए, कैन आई से रॉ मटेरियल? तो समझ में आ गया आप लोगों की रॉ मटेरियल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैन आई से दैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस रॉ मटेरियल। अभी अंडरस्टैंडिंग नाउ। एक दो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया कि सर इसमें अपन WIP भी लेंगे क्या, सब क्या है, धीरे धीरे एक बार देखते जाएंगे अपन, कोई घाई नहीं है। बट रॉ मटेरियल के ऊपर इस चैप्टर का फोकस है, ये अपने को पता चल गया। 1 दूसरा, क्या रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए? यस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये भी अब अपने को पता चल गया है। मानते हो कि नहीं? दोनों चीजें। एक तो इस चैप्टर में फोकस किसके ऊपर है? रॉ मटेरियल। बट क्या रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है? बहुत सर, अब तो ऐसा लग रहा है कि रॉ मटेरियल ही सब कुछ है। एक्सट्रीमली हैवी, कोई डाउट नहीं इसमें यार। अप्रोक्सीमेटली 40% से ज्यादा का जो बोलते हैं ना प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल का होता है, उससे ज्यादा। अभिषेक पूछते हैं अब कौन सी कार लेने का प्लान है? मेरे भाई हम BMW से खुश हैं, अब हमको और कोई कार नहीं लेनी है, अब बाकी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे ना। हो गया, कार बेस्ट वाली ले ली है। चलो एनीवेज, सो ऑन दैट नोट कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं आप लोग को पूछना चाहता हूं कि मटेरियल क्या है। अगर अपने को किसी को बोलना है, अगर अपने को किसी को बोलना है तो अपन क्या बोलेंगे? मटेरियल क्या है? मटेरियल क्या है? क्या ना, इससे एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो, वाह 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 वाह, मीर बोलते हैं सर अब BMW बाइक ले लो। आदि मैं बोले से जैगवार ले लो। अरे जैगवार नहीं, जैगवार से बेटर मेरे को BMW लगा। आई हैड एन ऑप्शन,
आई हैड एन ऑप्शन ऑफ मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फिर जैगवार, फिर ऑडी। ऑडी मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि सर्विस इश्यूज है। मर्सिडीज मेरे को किसी ने बोला कि आफ्टर यू क्रॉस 45 तब मर्सिडीज एक क्लास की तरह आएगा, और बीएमडब्ल्यू एक स्पोर्ट्स कार है फॉर यूथ लाइक यू एंड मी, सो इसके लिए हमने बोल लिया लैम्बो। ओ माय गॉड, मनन डगली, तेरे मुंह में घी शक्कर। चल अब इधर देखो, चलो सो लैम्बोर्गिनी चलाए सोनिया। ओके गाइस, सो मटेरियल पे अपन लोग थे। अगर किसी को अपने को बोलना है एक लेमैन लैंग्वेज में, मेरे को समझाना है, मेरी मम्मी को समझाना है कि मम्मी मटेरियल क्या है, सो कैन आई से दैट मटेरियल बेसिकली कोई भी आउटपुट बनाना है, कोई भी आउटपुट बनाना है, तो वो आउटपुट बनाने के लिए जो इनपुट कंज्यूम होता है उसको मटेरियल बोल सकता हूं मैं सिंपल लैंग्वेज में। बॉस मेरे को ये आउटपुट बनाना है, क्या ये आउटपुट? पेन। पेन बनाने के लिए इसमें जो कंज्यूम हुआ है वो सब क्या है? इनपुट ही तो है, वो रॉ मटेरियल ही तो है। ये देखो इधर माउस दिख रहा है, ये माउस है, ये माउस आउटपुट है। इसको बनाने के लिए ये जो यूज हुआ है, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? ये देखो इधर एसी का रिमोट है, इसी का रिमोट बनाने के लिए जो भी कंज्यूम हुआ है वो सब मेरा रॉ मटेरियल ही तो है बच्चा। अरे ये सर नो, अब मैंने जो शर्ट पहना है, शर्ट बनाने के लिए जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है, ये बटन क्या है? रॉ मटेरियल ही तो है शर्ट के लिए। बनाने के लिए कॉटन यूज हुआ रहेगा, इसको बनाने के लिए वो कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल ही तो है बच्चा। अरे हाँ कि ना, इनपुट यूज टू प्रोड्यूस दी आउटपुट। अभी अंडरस्टैंडिंग आई? तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अपने को बोलना हो तो मैं क्या मटेरियल के लिए ये डेफिनेशन लिख सकता हूं क्या? प्लीज मुझे यस और नो बोलना। टेंजिबल आइटम्स that are consumed in the process of manufacturing finished goods, Can I say ये हुआ मेरा मटेरियल? Can I say ये हुआ मेरा मटेरियल? और अगर इसको थोड़ा सा टेक्निकली लिखना है तो अपन लोग बोलेंगे कि इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट, कैन आई से ये हो गया मेरा मटेरियल? समझिगड़ो। सो ये देखो, इसको अंडरलाइन कर देते हैं भाई, इनपुट टेंजिबल आइटम्स, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। क्या आप इसको लिखना चाहेंगे? प्लीज एवरीबॉडी राइट दिस डाउन। चलो डन। शाबाश, चलो भाई डन। एनीवेज चलो अभी बता देता हूं कि ये सब जो मैं लिख रहा हूं आई ट्राई कि आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाए, सो दैट कभी एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना हो और कहीं आपके अब अगर नोट्स ना मिले, सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस।
चलो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अभी और एक चीज बता दूं कि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं, तो आप लोग को क्या करना है पता है क्या? एक्चुअली पहले ही बोल देता मैं, कोई बात नहीं, अभी भी स्टार्टिंग के जो पेजेस है ना, एटलीस्ट 5-6 पेजेस छोड़ दो, क्योंकि वो अपन लोग अपने फॉर्मूलाज के लिए यूज करेंगे। देखो जैसे मैंने भी है ना, मेरा एक पूरा फॉर्मूला का अपने पास लिस्ट है, तो ये देखो इधर मैंने पूरा सब फॉर्मूलाज का इधर मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग के पास भी ऐसा कुछ लिस्ट बनेगा, करते करते बनते जाएंगे। तो ऐसा करो कि यहां पे कहीं ना कहीं एक या तो खुद का पेपर बना लो, ऐसा अपन लोग लिस्ट बनाते जाएंगे जब भी जैसे जैसे आते जाएगा, जो फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे इस चैप्टर में बेसिकली, सो वो अपने को एक रेडी रेकनर अपने पास होना चाहिए। फॉर्मूला डिराइव करूंगा तब मैं बताऊंगा आप लोग को, फॉर्मूला डिराइव करूंगा और वो सब करूंगा तब तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है उस चीज का। बट इन जनरल अपन लोग एक जगह पे सब फॉर्मूलाज रेडी रखेंगे, सो दैट जब एग्जाम में रिवाइज करने का है ना, फॉर्मूला शीट रेडी रहेगा, है क्या? चलो चल भाई, कहानी को आगे बढ़ाए बेटा। चल लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब मैं आपको बोलता हूं कि ये जो मेरा मटेरियल है, ये मटेरियल को एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहा गया है। कैन आई से इट इज एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? कोई डाउट ही नहीं है उसमें। क्या मेरा ये मटेरियल एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब क्या मैं जो टोटल कॉस्ट मेरा कंप्यूट करता हूं, तो जब मैं मेरे ये पेन का कॉस्ट कंप्यूट करूंगा, जब मैं मेरे ये पेन का कॉस्ट फाइंड करूंगा, जब मैं मेरे ये पेन का कॉस्ट फाइंड करूंगा, तो क्या उसमें मटेरियल को गिनूंगा क्या? यस। सो उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब समझ गया ना ये पेन बनाने के लिए मटेरियल लगा है, सो इट इज एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सो ये जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, ये जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, इसको मोटा मोटी 2 पार्ट में डिवाइड किया है एज पर ICWA। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है एज पर ICWA। और CIMA क्या है? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो वो जो CIMA इंस्टीट्यूट है, इट इज द हेड बॉडी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसी का छोटा बच्चा है ICWA, उसी से अडॉप्ट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अपन सब वहां से अडॉप्ट करते हैं। सो अपने को वहां सबसे ही अडॉप्ट करके ये चीजें अपन लोग ने लिखी है, तो वो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को डिवाइड करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल जिसको हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट माना है, जिसको ये एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जिसको हम मटेरियल कह रहे हैं, ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को कहा है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरे को कहा है इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरे को कहा है इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरे को कहा है इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ गए? एक को कहा है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरे को कहा है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब क्या होता है सर ये डायरेक्ट मटेरियल, क्या होता है सर ये इनडायरेक्ट मटेरियल? जरा बताओ ना, हमको आइडिया नहीं है तनिक, हम बता दें, कोई बात नहीं। सो देखो, डायरेक्ट मटेरियल बेसिकली क्या होता है कि समझो, अभी सिर्फ समझने के ऊपर कोशिश करो, फिर मैं टाइम दूंगा, ये लिख लेना। अभी कुछ लिखो मत, जस्ट पे अटेंशन। कुछ लिखो मत, जस्ट पे अटेंशन। अब ये डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल मतलब एनीथिंग विच इज कंज्यूम्ड बाय द प्रोडक्ट एंड इज रिफ्लेक्टेबल इन द प्रोडक्ट। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइबल है ये। क्या मेरे को इस पेन में प्लास्टिक आइडेंटिफाइबल है? यस। क्या मेरे को पेन में ये निब आइडेंटिफाइबल है? यस। क्या मेरे को मोबाइल फोन में जो मेरा कैमरा होता है वो आइडेंटिफाइबल होता है? यस। आइडेंटिफाई मतलब मेरे को दिख रहा है, पता है मुझे कि हाँ ये यहां पे यूज हो रहा है, इसको दिख रहा है। क्या मेरे को मेरे मोबाइल फोन में जो स्क्रीन है वो आइडेंटिफाइबल है? यस, डेफिनेटली इट इज। सो दोज आर कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल, आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट एंड जितना मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा उतना वो कंज्यूम होगा।
सो अगर एक पेन बनाने के लिए एक प्लास्टिक का शीट चाहिए तो 10 पेन बनाने के लिए 10 प्लास्टिक का शीट लगेगा, प्लस आइडेंटिफाइबल है। एक चेयर बनाने के लिए 2 प्लैंक ऑफ वुड चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो 10 बनाने के लिए 20 प्लैंक ऑफ वुड लगेगा। क्या मेरे चेयर में, कोई भी चेयर में वो वुड दिखता है? यस, उसके ऊपर अपन कलर या सल्फाइड या कुछ डाल देते हैं, बट वो वुड आइडेंटिफाइबल तो है। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो अगर मेरे फिनिश्ड प्रोडक्ट में ये रॉ मटेरियल आइडेंटिफाइबल है, प्लस जितना मैं रॉ मटेरियल, जितना मैं फिनिश्ड गुड बना रहा हूं उसके प्रोपोर्शन में वो रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज माय डायरेक्ट मटेरियल। दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज माय, बोलो बोलो चल चल, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। समझ गुरु क्या होता है? और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है फिर सर? तो मैं आपको बताता हूं। अब यही पेन बनाने के लिए मेरे को ऑयल का जरूरत लगेगा। सर ऑयल का जरूरत पेन बनाने के लिए, समझा नहीं? मैं बताता हूं। ये पेन बनाने के लिए मुझे मशीन का जरूरत लगेगा। देखो प्लास्टिक आ जाएगा, लेबरर वो प्लास्टिक के ऊपर काम करना भी चालू करेगा, बट बनाएगा कैसे? कहीं से उसको मशीन में डाल के उसको प्रोसेस करेगा, तो मशीन कहीं ना कहीं वो ऑयल यूज करेगा तभी मशीन चलेगा आगे। सो ऑयल, ल्यूब्रिकेंट या फिर कोई स्पेयर पार्ट मैंने लिया, वो सब मटेरियल है बेटा, बस वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये जो प्लास्टिक है ये पेन बनाने के लिए ही यूज हुआ है। वो जो मेरा जो ऑयल है, वो ऑयल से मशीन ने 10 प्रोडक्ट बनाया रहेगा, इसके लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होता जैसे ये प्लास्टिक, तो वो क्या बन जाता? डायरेक्ट मटेरियल। बट क्या वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है? वो जो ऑयल जो ये पेन बनाने के लिए कंज्यूम हुआ है? नो। और वो मैं बोलता हूं वो ऑयल तो और भी 10 चीज बनाने के लिए कंज्यूम हुआ होगा, है कि नहीं? वो जो स्पेयर पार्ट मैं लेता हूं, अभी अगर से फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 मशीन है मेरे, और मशीन को इंस्टॉल करने के लिए सबके लिए स्पेयर पार्ट का जरूरत लगता है, तो क्या वो स्पेयर पार्ट से जो मशीन बन रहा है वो मशीन से एक ही प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, बतेरे 10 प्रोडक्ट बनेंगे। तो वो जो मेरा टूल्स जो मैं यूज कर रहा हूं, जो स्पेयर पार्ट उसको यूज कर रहा हूं मैं, वो सब यूज आने वाला ये पेन बनाने के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है, बट पेन के लिए यूज हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल बट यूज हुआ है। और क्या मैं 10 पेन बनाऊंगा तो मैं क्या 10 स्पेयर पार्ट लेके आऊंगा? समझो मेरे को स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो 10 पेन बनाना है मेरे को तो 10 स्क्रू ड्राइवर लाऊंगा। 100 पेन बनाना है तो 100 स्क्रू ड्राइवर लाऊंगा। द आंसर इज नो। समझ रहे हो? सो नॉट गोइंग टू डायरेक्टली चेंज विद दैट। सो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल लिख लेते हैं, फिर वापस से इसको थोड़ा और क्लैरिफाई समझते हैं। आइए लिख लेते हैं। करेक्ट। सो नाउ अब और एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे को कि सर चलो स्क्रीन का आपने एग्जांपल दिया सर, समझ गया सर, आपने स्क्रीन का एग्जांपल दिया सर, समझ गया दिखता है मोबाइल में। सर कैमरा का एग्जांपल दिया, समझ गया दिखता है मोबाइल में। सर मदरबोर्ड तो दिखता नहीं है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हुआ 100%। मदरबोर्ड दिखता नहीं है एज सच, बट अगर से फॉर एग्जांपल मेरे को पता है ना कि मैं ये अगर मेरा मोबाइल खोल दूंगा, देन इन दैट केस वो मदरबोर्ड दिख जाएगा ना, बराबर है? तो अगर वो मदरबोर्ड दिख जाएगा तो कैन आई से डायरेक्ट आइडेंटिफाइबल? थोड़ा बहुत खोलना है बस, दैट्स इट। बट क्या मैं ये मोबाइल बनाने के लिए जो मेरा टूल्स और स्पेयर पार्ट हुआ है वो दिखेगा क्या कभी जिंदगी में? ये पूरा मोबाइल में खोल दिया, जा तेरे लिए पूरा मोबाइल खोल दिया, तो भी तेरे को पता चलेगा कि इसके लिए कौन सा टूल कितना यूज हुआ है? नहीं। या तेरे को पता चलेगा कि भाई कितना इसमें वो ऑयल कंज्यूम हुआ है जो मशीन को ठीक करने के लिए यूज किया था? नहीं। वैसा समझा? तो मदरबोर्ड डेफिनेटली इज अ डायरेक्ट मटेरियल। एकदम इनहेरेंटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, बट थोड़ा खोला तो आइडेंटिफाई हो जाएगा ना बच्चा, समझे? तो ऐसे तो ये पेन है ना, पेन में भी अपन लोग बंद कर देते हैं तो वो निब दिखता नहीं है, बट है ना, निब भी तो रॉ मटेरियल है, थोड़ा उसको ऊपर नीचे किया तो वो दिख जाएगा आइडेंटिफाइबल। जितना मैं पेन बनाऊंगा उतना निब का जरूरत पड़ेगा, डायरेक्टली चेंजिंग विद द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस। समझी गुड मनन? आई होप आई एम क्लियर बेटा। आर वी क्लियर guys? Yes or no? Guys, volume, everything is all okay? Any questions? Anybody? Any issues? Perfect. So अब इसको थोड़ा फॉर्मली लिख लेते हैं। सर समझ में तो आ गया, आपने एकदम समझा दिया, दिमाग में सेट हो गया, बट इसको लिख लेते हैं। क्या बोलते हैं पब्लिक? चलो तो लिख लेते हैं। आओ 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 आओ। सो अपन लोग क्या लिख रहे हैं? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लिख रहे हैं बेटा।
अपन लोग क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लिख रहे हैं। ये जो मेरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, ये जो मेरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक मेरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है मटेरियल। जो गवर्न होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के थ्रू। इसको बाइफरकेट कर दिया है इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में। पहला चीज बोला है भाई जिसको डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा जिसको बोला है इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ यस श्योर है, छोड़ दो 6-8 पेज छोड़ दो और फिर लिखना चालू करो। चाहिए 6-8 पेज छोड़ दो, फॉर्मूला के लिए यूज करेंगे, फिर लिखना चालू करो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो मैं इधर लिखता हूं दोज मटेरियल्स which can be identified in the product, conveniently measured and directly charged to the product, डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट। देखो अभी अपने एग्जांपल से ये डेफिनेशन को कनेक्ट करो। दोज मटेरियल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट, पेन के लिए प्लास्टिक, मोबाइल के लिए स्क्रीन कवर, गाड़ी के लिए स्टीयरिंग, बराबर, ये सब कैन बी आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट वेरी इजीली। कन्वीनियंटली मेजर्ड, ये एक पेन बनाने के लिए मैंने 2 प्लास्टिक यूज किया, बराबर है। अब एक प्लास्टिक 100 रुपए का, तो 2 प्लास्टिक 200 रुपए का, तो ये एक पेन बनाने के लिए 200 रुपए का प्लास्टिक यूज हुआ है। सिंपल, कन्वीनियंटली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट। सीधा मैं बोल सकता हूं भाई एक पेन बनाने का 200 रुपए का। सो कन्वीनियंटली मेजर्ड, 2 प्लास्टिक 1 पेन, 4 प्लास्टिक 2 पेन, 6 प्लास्टिक 3 पेन, एक प्लास्टिक का 100 रुपया, 3 पेन बनाने के लिए 6 प्लास्टिक 600 रुपया एंड डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मेरे को इसको इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल वर्कआउट करना है, इसको वर्कआउट करना है, टिम्बर इन फर्नीचर, सेकेंड कपड़े में के लिए अगर मैं बोलूं तो यहां पे टिम्बर इन फर्नीचर समझ ना, वुड जो मैंने ये चेयर के लिए यूज किया। अगर मैं ये कपड़े के लिए बोलूं तो कॉटन काइंड ऑफ, तो क्लॉथ जो मैं खरीदता हूं कपड़े बनाने के लिए, सो क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग। एकदम कट टू कट सीधा आईसीडब्ल्यू लेवल का लिख रहे हैं अपन लोग चीज, नॉट टू वरी। थर्ड है एक बिल्डिंग बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो जो ब्रिक्स यूज होता है वो, ये एकदम टिपिकल डेफिनेशन है। ये जो मैंने 3 एग्जांपल दिए ना एकदम टिपिकल है। आप लोग कोई बुक खोलोगे ना, समझो इंस्टीट्यूट ऑफ, अगेन वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट, सो आईसीडब्ल्यू का अगर आप मेन बुक खोलोगे तो आपको ये एकदम टिपिकल एग्जांपल्स मिलेंगे। तो ये थ्योरेटिकली जब मेरे को लिखवाना है तो मैं ये टिपिकल एग्जांपल्स, बट जब आपको समझाने के लिए समझाया तो मेरे जो पर्सनल एग्जांपल्स है जो अपने को कनेक्ट होंगे वो अपन लोग यूज कर रहे हैं, है ना। अच्छा, सो थर्ड, bricks in building a house। अब इसमें आपको लिखना है, आप लोग लिख सकते हो आपके हिसाब से, प्लास्टिक फॉर अ पेन, तो प्लास्टिक पेन ऐसा कुछ रिलेशन लिख सकते हो।
या फिर मोबाइल के लिए अपन लोग क्या यूज करते हैं, तो स्क्रीन, मोबाइल। कार के लिए कुछ यूज कर लो, अप टू यू, मतलब एंडलेस है, एग्जांपल्स एंडलेस है। ये मैंने घड़ी पहना है, घड़ी का जो डायल है रॉ मटेरियल ही हो गया। एंडलेस एग्जांपल्स है, आपके ऊपर है, जितना लिखोगे आप उतना आपके लिए बेटर है, कितना है, ठीक है। मेरी तरफ से मेरे को कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, सो इनफ एग्जांपल्स, ठीक है। चलो, व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? मटीरियल्स not directly used for making the product. Simple definition, for making the product. प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हुआ है, पर डायरेक्टली ना कन्वीनियंटली मेजरेबल है, ना आइडेंटिफाइबल है, ना डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। इनडायरेक्ट मटेरियल, सिंपल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। स्टोर्स यूज्ड इन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, सेकेंड, lubricants, oil for machinery, सीमेंट एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है यहां पे। प्लीज एवरीबॉडी कॉपी कॉपी। प्लीज कॉपी एवरीवन। जैसे ही हो जाए मेरे को इत्तिला कीजिए, सो दैट आई विल मूव ऑन। भामिनी इज डन, एक्सेलेंट भामिनी। स्टोर्स यूज्ड इन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। स्टोर्स का मतलब देखो, स्टोर्स एक जनरल टर्म है, तो स्टोर्स का मतलब हो गया से अभी जैसे मैंने बोला ना, मैं स्क्रू ड्राइवर लेकर आया, तो स्क्रू ड्राइवर एक स्टोर्स के जैसा है, तो एक जनरल टर्म है, जो भी जनरल यूज में आता है ना उसको स्टोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कोई पाना लेकर आया मेरा मशीन खोलने के लिए, इट इज गोइंग टू बी अ स्टोर ओनली, वैसा कुछ। चल ठीक है, आई थिंक सब लोग का हो गया है लिख के, सो लेट्स मूव ऑन। चल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ, क्या मटेरियल इंपॉर्टेंट है? मैं आपको पूछता हूं, क्या मटेरियल के लिए अपन लोग ये पूरा चैप्टर डाल रहे हैं अपना? मेरे हिसाब से अपना 10 लेक्चर जाएगा ये समझने के लिए, इंस्टीट्यूट का 10 मार्क जाता है ये चैप्टर में। क्या मटेरियल इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, हाँ कि ना? बोलो मुझे। ओ क्या बात है, लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली यस, वाई? सो सबसे पहला आपका जवाब होगा कि सर अपना जो पूरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो मटेरियल से ही तो घिरा हुआ है। आपका जो वॉच है, आपका जो शर्ट है, ये जो बटन है, ये सब मटेरियल से ही तो घिरा हुआ है। ये जो पेन है इधर ही लिख सकते हो, शर्ट बटन एग्जाम्पल में, हाँ ये सब सर मटेरियल से ही तो घिरा हुआ है। सो ऑब्वियसली इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ह्यूज पार्ट, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। बोलता ना एक मटीरियलिटी, क्या बोलता, मटीरियलिटी है कहीं ना कहीं। अच्छा मैं एक आप लोग को बता दूं, यस वेरी गुड पॉइंट, समीर ने कहा है कि सर विदाउट रॉ मटेरियल नो फिनिश गुड एंड हेंस वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कई बार जो समझो मेरा एक पेन बनाने के लिए मैं, चलो एक मैं चेयर का एग्जांपल लेता हूं। एक चेयर बनाने के लिए 5 खिल्ली चाहिए। खिल्ली समझते हो? खिल्ली को क्या बोलते हैं अपन लोग इंग्लिश में, क्या बोलते हैं खिल्ली को? ना नेल।
समझो एक चेयर बनाने के लिए 5 नेल्स चाहिए, खिल्ली चाहिए। तो अब एक 5 नेल का क्या कॉस्ट होगा? अब एक चेयर का कॉस्ट है 10,000 रुपया। एक कॉस्ट, चेयर का कॉस्ट है 10, हाँ चेयर का कॉस्ट होता है 10,000 रुपया। ऑनलाइन जरा देखो तो पता चलेगा, बाहर निकलो, आटे दाल का भाव पता चलेगा आपको। समझो 10,000 रुपए का मेरा वो चेयर है। अब उसमें हर चेयर बनाने के लिए 5 खिल्ली चाहिए, ठीक है, और एक खिल्ली का है 10 रुपया, तो 50 रुपया हो गया। तो आइडियली मैं देखूं ना तो वो जो खिल्ली है, वो जो नेल है, नेल वो आइडेंटिफाइड है। हाँ भाई मेरे को खिल्ली कहीं ना कहीं दिखता भी है, पेंट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो दिखता है। अगर थोड़ा बहुत भी अपन लोग ने चेयर को ओपन अप किया तो क्या कन्वीनियंटली मेजर्ड है? यस। क्या डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं? यस। सो आइडियली वो खिल्ली जाएगा किधर? मेरा डायरेक्ट मटेरियल में। बट कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्या बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि भाई देखो ये बहुत बहुत मटेरियल नहीं है, मिनिस्क्यूल है, इतना छोटा पार्ट है कि इसको हम लोग इनडायरेक्ट ट्रीट करके आगे बढ़ जाएंगे। माना ये डायरेक्ट के हर डेफिनेशन में बैठ रहा है, डायरेक्ट के डेफिनेशन में, आइडेंटिफाइबल में बैठ रहा है, वो कन्वीनियंटली मेजरेबल है, डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट, सब डेफिनेशन में बैठ रहा है। बट स्टिल अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग उसको फिर भी इनडायरेक्ट में डाल सकते हैं, बिकॉज इतना मिनिस्क्यूल है वो। 10,000 रुपए का मेरा चेयर है, उसमें 50 रुपए का कोई चीज है, तो उसका बहुत ज्यादा वैल्यू तो नहीं हुआ। मतलब मैं अगर परसेंटेज टर्म्स में देखूं, कैलकुलेटर में करता हूं तो 50 डिवाइड बाय 10,000 करता हूं तो 0.5%, विच इज हार्डली एनीथिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो दैट इज वे कभी कभी अगर एकदम छोटा सा पार्ट है तो उसको इनडायरेक्ट मटेरियल में डाल देते हैं, राउंड ऑफ करके, चलो ठीक है खत्म, ऐसा। तो बोल रहा हूं खाली आप लोग के नॉलेज के लिए। हाँ, तो अपन लोग कहां पे थे? क्या मेरा मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है? क्या मटेरियल इंपॉर्टेंट है? आपने बोला यस, बिकॉज मेरा कोई भी प्रोडक्ट का मोर देन 40 to 50% कॉस्ट जो है वो मटेरियल का कॉस्ट होता है भाई साहब, एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट है मटेरियल, समझ गया। तो इसके लिए इस चैप्टर का अब इंस्टीट्यूट ने और लोगों ने प्रैक्टिकली बोला कि यार मटेरियल है तो इंपॉर्टेंट भाई साहब, मेरा जो टोटल कॉस्ट है उसका 40% मेरा मटेरियल है, मेरा जो टोटल कॉस्ट है उसका 40%, मेरा जो टोटल कॉस्ट है उसका 40% तो मेरा मटेरियल खा जाएगा। तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कौन से क्वालिटी का रॉ मटेरियल मंगवाऊं, कितना रॉ मटेरियल मंगाऊं, कब रॉ मटेरियल मंगाऊं, कैसे रॉ मटेरियल मंगाऊं, अगर रॉ मटेरियल आ गया है वो बराबर यूज हो रहा है कि नहीं। मतलब एक पेन बनाने के लिए 2 प्लास्टिक चाहिए, 2 प्लास्टिक का शीट चाहिए, बट अगर मैं उसको बराबर यूज ना करूं तो शायद 2 की जगह पे 3 प्लास्टिक यूज हो जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो तुम लोग? एज ए बिजनेसमैन तो वो जितना मैंने रॉ मटेरियल मंगाया है उसको प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं, वो कंट्रोल प्रोसीजर है कि नहीं, कितना मंगवाना है, कब मंगवाना है, कैसे मंगाना है, क्या क्वालिटी का मंगाना है, ओ गॉश, इतना सारा सवाल जवाब। इसके लिए, इसको मैनेज करने के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। एंड हेंस इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप ये चैप्टर को बराबर से पढ़ लो, ताकि कल उठ के आपके पास जब क्लाइंट ये सब सवाल लेकर आएगा, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। क्या सवाल लेकर आएगा क्लाइंट आपके पास? कि यार कौन से क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करूं? चलो उसको उसका आइडिया होगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट है, बट कितना रॉ मटेरियल मंगवाऊं? क्योंकि रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा तो रखूंगा किधर? मेरे सर पे नहीं ना, तो देखना पड़ेगा ना उतना मेरे पास रिसोर्सेज है रखने के लिए, नहीं है, क्या है, क्यों है, कैसा है, कितना है, कितना रॉ मटेरियल मंगवाऊं, कितना मेरे को कॉस्ट लगेगा उसका, कितना मेरे पास स्टॉक में रख सकता हूं, जो मंगवाया है वो बराबर यूज हो रहा है कि नहीं, उसके लिए कंट्रोल प्रोसेस क्या डालूं, ये सब मैनेज करने के लिए, जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, और वो और कोई नहीं, आप हैं। तो अब अगर आपके पास ये सब चीजों का जवाब होना चाहिए तो उसके लिए पहले अपने को सब चीज समझना पड़ेगा। चलिए आइए अब वो समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी मैनेज्ड। समझ गए? चलिए आइए, चलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? आ रहा है आवाज? ओके, सो 1-2 स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा आवाज कम है, तो मैं आवाज बढ़ा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो, ठीक है। सो वी विल राइट हियर,
Now we will write here that material cost प्लीज लिखते जाओ आप लोग भी लिखते जाओ साथ साथ में इज मटीरियल कॉस्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट अराउंड 40 to 60% of total cost. Especially in manufacturing industry. Especially in manufacturing industry. समझो गुरु? Example, mobile, कार एटसेट्रा, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, शर्ट, वहां पे आपको चाहिए ही चाहिए. अब बिकॉज 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, सो इंपॉर्टेंट है. और अगर इंपॉर्टेंट है तो इसका एनालिसिस एंड कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका एनालिसिस एंड कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपन इधर लिखेंगे आगे हेंस its analysis and control, hence its analysis and control on material cost is very important. On material cost is very important. एंड उसी के लिए 3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा मटेरियल कंट्रोल. हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है मटेरियल कंट्रोल. कि देखिए इधर कि भाई कितना परचेज करना है और परचेज करके कहां रखना है. सो परचेज एंड रिसीप्ट अब आ गया है. स्टोर कहां करेंगे और कितना इश्यू हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है. बेसिकली इश्यू और कंजम्पशन, इशू और कंजम्पशन. समझो गुडू? प्लीज एवरीबॉडी राइट दिस डाउन. सो मटेरियल कंट्रोल क्या है एग्जैक्टली इधर अपन लोग एक नोट के थ्रू लिख लेंगे दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल कंट्रोल is a function of ensuring, प्लीज आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाइएगा, of ensuring that sufficient goods are retained in stock to meet all requirements without carrying unnecessarily large stocks. Without carrying unnecessarily large stocks. Please, everybody, copy, छापो.
हाँ भाई, लेट मी नो, हो जाए तो, कंप्लीट हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। कॉपी। क्या हो रहा है भाई इसको? चलो, आई थिंक एवरीबडी इज डन विद द राइटिंग पार्ट। आगे बढ़े, कहानी को आगे बढ़ाया जाए पब्लिक। चलो, सो नाउ कंटिन्यूइंग विद आवर थिंग। सो क्या क्या क्वेश्चंस आए थे आप लोग को अभी, कि कितना खरीदू, कब खरीदू, कैसे खरीदू, खरीद के किसको दूं, किधर रखूं, स्टोरेज का क्या, इसका क्या, उसका क्या, वो सभी तो सीखने का है ना पब्लिक अपने को। यही सब चीजें तो अपने को सीखनी है। तो चलिए ना, थोड़ा इसको मैं बता देता हूं। भाई देखो क्या करना होता है, मतलब सिस्टम क्या होता है, आप बताओ क्या लगता है आपको, सिस्टम क्या होगा इसका? तो सिस्टम होता है कि पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भाई आप कितना प्रोडक्शन करोगे, उस बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कितना परचेज करना है। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट, जो परचेजिंग टीम है, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, वहां से कहानी शुरू होती है। परचेजिंग डिपार्टमेंट फोन करती है सप्लायर को, रॉ मटेरियल के सप्लायर को, ये भाई मेरे को चेयर बनाने का है, तो मेरे को अगर 6 चेयर बनाने का है, एक चेयर बनाने के लिए 2 वुड प्लैंक चाहिए, तो मेरे को टोटल कितना वुड प्लैंक का जरूरत लगेगा आप बताओ जरा। तो कहना इसे 12 बराबर है। तो मैं फोन करूंगा जहां पे ये प्लाईवुड मिलता है ना, जिग्नेस प्लाईवुड को मैं फोन करूंगा, जिग्नेस प्लाईवुड भाई 12 प्लैंक भेज दे, तो मैं इधर 6 कुर्सी 6 चेयर बना पाऊंगा। तो मुझे पहले पता होना चाहिए मुझे कितना बनाना है मेरा फिनिश गुड, उस बेसिस पे ही तो रॉ मटेरियल कितना मंगवाऊंगा पता चलेगा करके, बराबर। तो वो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, वो बोलेगा कि भाई ठीक है हमको इतना रॉ मटेरियल चाहिए। तो परचेजिंग टीम सप्लायर जिग्नेस प्लाईवुड को फोन करेगा और बोलेगा कि चल रहा है, मोकली दे, भेज दे, क्या भेज दे, 12 प्लाईवुड भेज दे। तो क्या हुआ, परचेजिंग डिपार्टमेंट
फिर बाद में फोन किया सप्लायर को, सप्लायर भेजेगा। अब जो उसको रिसीव करने वाला है रिसीविंग डिपार्टमेंट, आते ही सीधा 6 चेयर बनाना चालू नहीं हो जाएगा, तो उसको मेरे को स्टोर करना पड़ेगा। स्टोरेज कहां पे करूंगा? फिर स्टोरेज कर दिया, अब एक एक करके मैं यूज करते जाऊंगा उसको। तो अभी समझो आज मैं 2 चेयर बनाने वाला हूं तो 4 प्लैंक ले लिया, कल और 2 चेयर बनाने वाला हूं और चेयर ले लिया, समझे गुरु? तो स्टोरेज के बाद इश्यू होगा, इश्यू होगा मटेरियल, इश्यू होने के बाद फिर बन जाएगा इन्वेंट्री, WIP बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है बताऊंगा, फिनिश गुड बनेगा वैसा, एंड फाइनली अपना प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद स्टॉक ऑडिट के लिए ऑडिटर आएंगे कि हाँ भाई इतना प्रोडक्ट बोला था बना क्या, तो आपने 4 रॉ मटेरियल मंगाया और 4 रॉ मटेरियल यूज किया और 2 आपका चेयर बन गया क्या, वैसा, समझे गुरु? दैट इज हाउ इट इज टू बी डन, समझे? सो एक बेसिकली एक फ्लो होता है कि कब परचेज करना है, कितना परचेज करना है, परचेज करने के बाद कितना इश्यू हुआ है, राइट क्वांटिटी में मंगाया है कि नहीं, ये सब सवालों का जवाब देगा आपको ये चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग, समझो गुरु? चलो आओ लिखो। सो बेसिकली 2 चीज के ऊपर अपना फोकस है, बेसिकली 2 चीज के ऊपर अपना फोकस है। क्या है वो 2 चीज, देखते हैं। दो चीज के ऊपर अपना फोकस है, एक एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, और दूसरा एक परचेज फ्लो। प्लीज कॉपी दिस, अभी मैं जो लिखवा रहा हूं प्लीज कॉपी करो उसको। दूसरा एक परचेज फ्लो। एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में क्या आएगा देखते हैं जरा। यहां पे कहानी स्टार्ट होगी परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ। जो मेरा परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब के लिए। फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट ने मंगा तो दिया, फिर रिसीव करना पड़ेगा, तो रिसीविंग डिपार्टमेंट, बेसिकली परचेसिंग डिपार्टमेंट ही उसको रिसीव करता है, बट टाइम अलग अलग होता है। अपन ऑर्डर आज करेंगे 2 दिन बाद आएगा, तो इसके लिए रिसीविंग को अलग से आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद अच्छा अब आ गया, सीधा स्टोर में डाल दूंगा क्या? नहीं, समझो मैंने मंगाया है नायलॉन का कपड़ा और आ गया है कॉटन, देन इन दैट केस गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा। तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, मैंने नायलॉन मंगाया था तो क्या नायलॉन ही आया है या उसकी जगह पे कॉटन आया है? समझ रहे हो? मैंने बोला था CA को भेजो और आर्टिकल क्लर्क आ गया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा भैया। सो अपने को इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। वो क्या कराना पड़ेगा? इंस्पेक्शन। अपन लोग करते हैं ना, समझो अभी अपन लोग अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, ये सबसे कुछ ऑर्डर किया तो आया, जैसे ही वो ऑर्डर लेकर आया अपना, समझो अपन ने मोबाइल मंगाया, तो जैसे ही वो ऑर्डर लेकर आते हैं ना, अपन लोग इमीडिएटली खोल के चेक करते हैं कि भाई कहीं अपने को मोबाइल के नाम पे कोई साबुन का वो तो नहीं दे दिया, होता है ना। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग इंस्पेक्शन, सो दैट अगर वो चीज बराबर नहीं है तो रिटर्न कर दो, भाई ये हमारे जो स्पेसिफिकेशन है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, और अगर वो सही है देन इन दैट केस ले लो एंड स्टोर में रख दो उसको। फिर स्टोर में रखने के बाद उधर से इशू करो, ऐसा। सो इंस्पेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्टोर कर दोगे, अगर सब चीजें सही है तो फिर इशू करवाओगे, सो इशूइंग मटीरियल्स, and then inventory records, and finally stock audit. Finally stock audit. Can't see Samir guys, can't see. चलो अब इसी को परचेज फ्लो में सेट करना पड़ेगा। सो पहला मैंने आप लोगों को बताया भी था, मेरा परचेज डिपार्टमेंट है, उसका ये सब पूरा जो मेरा मटेरियल है ना वो परचेज डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेटा। सो परचेज डिपार्टमेंट
सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछता है अपने आप को कि व्हाट टू परचेज, इसमें उसको पूछना है या चाहिए उसको राइट मटेरियल, उसको चाहिए राइट मटेरियल विद गुड क्वालिटी। विद गुड क्वालिटी। फिर व्हेन टू परचेज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जिसका जवाब अपने को कुछ टाइम में मिलेगा। ऐसे नहीं कभी भी बस मन किया उठा दिया और परचेज कर दिया, नहीं, एक राइट टाइम होता है, समझ रहे हो, एक राइट टाइम होता है। क्या बोला? एक राइट टाइम होता है। कितना भी मंगा दोगे, 1 लाख 2 लाख 10,000 50,000 कितना भी मंगा दोगे? नहीं सर, सोच समझ के मंगाएंगे ना, समझ रहे हो तुम लोग। सो वो भी हाउ मच टू परचेज। ठीक है ना, हाउ मच टू परचेज, विच इज राइट क्वांटिटी। समझ रहे हो। फिर बाद में किससे परचेज करना है? सप्लायर भी तो अच्छा होना चाहिए। टोयोटा, टोयोटा जापान की बात करता हूं मैं आप लोग को। जापानीज आर वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट क्वालिटी ऑफ इनपुट एंड क्वालिटी ऑफ आउट। बहुत पर्टिकुलर है वो लोग। एक 0.001% भी 19-20 नहीं चलता है उनको, चलता ही नहीं है 19-20। बेस्ट, बस खत्म। उनके लिए लाइफ में एक ही चीज है, बेस्ट। सो वो लोग क्या करता है, टोयोटा क्या करता है पता है क्या? इनफैक्ट ऑल जापानीज कंपनीज, जो भी चीज वो लोग मंगवा रहे हैं ना सप्लायर के पास से, तो वो लोग वो सप्लायर के पास जाके चेक करते हैं कि वो सप्लायर कितना अच्छा है, क्या सप्लायर भी उतना ही बेस्ट क्वालिटी का चीज दे रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने तुम लोग को क्या बोला था, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर अपन लोग का बहुत अच्छा, अपन ने सोचा अपन बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, एकदम जान लगा देंगे अपन लोग, बट अपन लोग जो सप्लायर से चीज ले रहे हैं, जो सप्लायर से माल ले रहे हैं, वही अगर अपने को डिफेक्टिव मिला तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए यू हैव टू गो टू द सप्लायर एंड चेक वेदर दैट सप्लायर इज आल्सो ऑफ दैट लेवल और नॉट। यस, मैंने आपको बोला ना, मेरे सब सप्लायर अच्छे। समझो मेरा एक कैमरा का सप्लायर अच्छा नहीं है, मोबाइल बना रहा हूं मैं, मोबाइल बना रहा हूं, मैंने सब सप्लायर देखा, एक कैमरा का सप्लायर अच्छा नहीं है, चलेगा क्या? नहीं। सो इतना सब मेहनत करके बाकी सब चीज अच्छा किया, असेंबलिंग अच्छा किया है, सब सही है, बट कैमरा जो मेरा क्वालिटी है वही अगर अच्छा नहीं है, गॉन। बैटरी क्वालिटी अच्छा नहीं है, गॉन। समझ रहे हो। सो टोयोटा विजिट्स सप्लायर साइट्स। सीए फाइनल में आएगा तुम लोग को ये सब चीज भी। यस, चलो। सो फ्रॉम वेयर टू परचेज, राइट सोर्स। ऐसे ही कहीं से भी नहीं लेंगे अपन, राइट सोर्स से परचेज करेंगे। एंड एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस। ज्यादा पैसा नहीं देना भाई, राइट प्राइस होना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूं कि बहुत कम, मैं नहीं बोलता हूं बहुत ज्यादा, राइट प्राइस, क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। छापो। Please, please everybody. Please everybody. Are we done? चलो, डन। ओके, सो अब ऑन दैट नोट कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो इतने सारे सवालों का जवाब देना है। मेरे सवालों का जवाब दो,
दो नाट। सुना है तुम लोग ने ये गाना? नहीं, पुराने टाइम का जमाना है। यू मे नॉट हैव हर्ड इट। सुना है? नहीं, कोई बात नहीं, चलो। अरे वाह वाह, मीर ने गाना बता दिया। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो। चलो सर आ जाओ ना इधर। ओके, हाय। सो बात कुछ ऐसी है कि अब इतने सारे सवालों का जवाब देना है भाई साहब, कौन देगा? अरे सर, ये कोई ऐसे वैसे नत्थु कहरे का काम नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट का लेवल का आदमी चाहिए भाई साहब, जो हम हैं। जी हां, हम। तो अब यहां पे अपने पास इतने सारे सवाल है। व्हाट टू परचेज। सो देखो, व्हाट टू परचेज बेसिकली एक क्वालिटी ओरिएंटेड चीज हो गया। उसके लिए भी क्वालिटी कंट्रोल टीम होता है जो ये चीज का जवाब देता है। अपना सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू फेस from his client is this: right quantity. Yes, you heard that right. And दूसरा right time, when to purchase. ये दोनों बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है जिसका आंसर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना है अपना लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट्स यूज करके। इसके लिए आपकी और मेरी जरूरत पड़ेगी अपने क्लाइंट को। देखो, बाकी कहां से लेना है, जो सप्लायर है उसके लिए तो और भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स लगेंगे, पढ़ना है इसको। ये चीज राइट सोर्स, ये फाइनल में पढ़ेंगे। एट व्हाट प्राइस, तो इसके लिए अपने को कोटेशंस मंगाना पड़ेगा, इसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज होता है, आगे आएगा। फिलहाल अपने को ये दो चीज का जवाब देना है: व्हेन टू परचेज एंड हाउ मच टू परचेज। ठीक है, उसी को अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग फिलहाल इस प्रश्न का जवाब देंगे। कौन सा? दोनों का जवाब देना है। मतलब आने वाले 2 लेक्चर में दोनों का जवाब आपको मिल भी जाएगा, कोई डाउट नहीं उसमें। बट फिलहाल जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं, तुम लोग एक समझ रहे हो, एक सीक्वेंस में जा रहे हैं अपन लोग, एक सिस्टम सेट किया अपन लोग ने। ऐसे ही नहीं हवा में उठा के सीधा आ गए अपन लोग, हाउ मच टू परचेज फॉर्मूला और हो गया। ऐसा होता है यूजुअली, अपन ऐसा नहीं कर रहे। अपन एक प्रोफेशनली एक सिस्टम बना के अपन लोग कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड फ्लो। शायद आपको इसका इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं होगा, धीरे धीरे समझेगा आपको ये चीज। डिस्कस करना किसी के साथ, समझेगा आपको कि भाई ये एक फ्लो सेट किया है बॉस अपन ने, एक पूरा फ्लो सेट किया है। यहां से स्टार्ट करके एक फ्लो सेट किया है। एक फ्लो में आप बह रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है, एक फ्लो में बह रहे हो, मस्त। चलिए ये फ्लो को आगे बढ़ाएंगे। ये फ्लो में अब जो सवाल है वो है हाउ मच टू परचेज। इस फ्लो का सवाल है अब हाउ मच टू परचेज। हाउ मच टू परचेज, बेसिकली कितना क्वांटिटी। हाउ मच टू परचेज। तो इकोनॉमिस्ट्स का, लोगों का कहना है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जिन्होंने ओवरऑल ये इस चैप्टर को प्रैक्टिकली स्टडी किया है फैक्ट्रीज में जाके। जी हाँ, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, ये सब एक्चुअली फैक्ट्रीज में जाके डेवलप किया गया है, ऐसे ही हवा में से नहीं आया। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ना, ये एक्चुअल प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है ये चीज भाई साहब, काम किया है मैंने, आर्टिकलशिप लेवल पे काम किया है ये सब चीज पे। सीए बनने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में देखा है ये सब चीजों को होते हुए, एक प्रोसेस को फॉलो होते हुए। एंड दैट इज वेयर आई एम शेयरिंग दिस नॉलेज विद यू। ये जो मैंने ये फ्लो बनाया ना, ये फ्लो बनाने का रीजन, ये फ्लो बनाने का एक एक्सपीरियंस है, इसके लिए अपन ये लेवल पे आ पा रहे हैं। नॉट बी पॉसिबल विद एवरीवन, आई बेट यू ऑन दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हाउ मच टू परचेज, कितना क्वांटिटी परचेज करना है, इस चीज का अब अपने को जवाब चाहिए। बिकॉज अब क्या हुआ पता है, जो ग्रेट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जब आप ये ऑर्डर करते हो, व्हेन यू
order material, when you order material, you don't want two things. You don't want two things. उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि दो चीज अपने को नहीं चाहिए. क्या? Too little. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन बहुत कम मंगवा दे. मालूम पड़ा अपन लोग ने बहुत कम मंगाया कंजूसी करने के चक्कर में और स्टॉक आउट हो गया. अब अगर रॉ मटेरियल स्टॉक आउट हो गया तो फिनिश गुड नहीं बना पाऊंगा. फिनिश गुड नहीं बना पाऊंगा तो बेच नहीं पाऊंगा. तो इसके जवाब में आप क्या बोलोगे? चलो बहुत ज्यादा मंगा दे. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप टू मच मंगवा दो. आप तुझसे बड़ा टू मच हो. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप टू मच मंगवा दो. बिकॉज अगर आपने टू मच मंगवा दिया देन इन दैट केस आपको अननेसेसरी का एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगा. है कि नहीं? क्योंकि स्टोर कहां पे करोगे? सर पे तो नहीं रखोगे. स्टोर करने के लिए जगह चाहिए और जगह तो आजकल कितना महंगा मिलता है. मैं तो बॉम्बे से हूं. अपन तो बॉम्बे से है तो यार बॉम्बे में तो जगह का भाई मैं तुमको बता नहीं सकता. वर्ल्ड के टॉप 5 रियल एस्टेट मार्केट में बॉम्बे का नाम आता है. वर्ल्ड के टॉप 5 मार्केट में जगह का जो प्राइस है ना इतना हाई है अपना प्राइस. समझ रहे हो? बिकॉज जगह लिमिटेड है. जगह ओवरऑल लिमिटेड है. तो कोई भी चीज लिमिटेड होती है तो उसका डिमांड वैल्यू बढ़ते ही जाता है कभी भी. सो स्टोरेज कॉस्ट हो गया मेरा इधर. सो अगर टू मच मंगवा दिया तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा. दूसरा मेरा जो प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैंने ज्यादा मंगवा दिया तो कि मेरे को भाई मेरा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा उधर. भाई इतना अगर मैं रॉ मटेरियल मंगाऊं तो मेरे को सप्लायर को पे तो करना पड़ेगा ना. भाई मेरा काका तो है नहीं वो सप्लायर कि चल पैसा ले और पैसा भी मत दे. पैसा देना पड़ेगा. अब अगर इफ आई एम पेइंग हिम देन उतना मेरा कैपिटल उधर ब्लॉक हो जाएगा. सो मेरे को भाई इंटरेस्ट कॉस्ट या जो भी बोलते हैं उसको वो तो लगेगा ना. उसको इंटरेस्ट कॉस्ट बोलो या उसको ये लैंग्वेज में बोलता है कैरिंग कॉस्ट. जो अभी तुमको शायद थोड़ा भारी लगेगा बट बाद में यूज टू हो जाओगे. तो कैरिंग कॉस्ट मतलब कुछ अगर मेरा इंटरेस्ट रिलेटेड कॉस्ट हुआ तो, क्योंकि मेरा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा. इंटरेस्ट रिलेटेड इंटरेस्टेड तो मैं पहले लिख देता हूं कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा तो इंटरेस्ट रिलेटेड कॉस्ट आ सकता है वहां पे. कैपिटल ब्लॉक सो इंटरेस्ट रिलेटेड कॉस्ट. इंटरेस्ट कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा तो इंटरेस्ट रिलेटेड कॉस्ट आ जाएगा मेरा वहां पे. समझो? तो अब ऐसे सिचुएशन में स्पॉइलेज भी होता है कई बार. समझो अभी या आउटडेटेड हो जाता है. वेरी गुड. सो मनन ने कहा है सर आउटडेटेड होने का भी रिस्क है. वेरी ट्रू. समझो ना मैं मेरे मोबाइल के लिए मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूं. मैं 20 मेगापिक्सल का कैमराज मंगवा दिया. ओवर स्टॉक मंगवा दिया 20 मेगापिक्सल का. और 2 महीने बाद कोई दूसरी कंपनी आई 30 मेगापिक्सल का मोबाइल लॉन्च किया विद कैमरा 30 मेगापिक्सल. तो अब मैं अगर 20 मेगापिक्सल आज की तारीख में बेचूंगा तो गया ना मैं. तो आज का टेक्नोलॉजी इतना फटाफट चेंज हो रहा है. फैशन ये सब चीज इतना फटाफट चेंज हो रहा है दैट आप रिलाय नहीं कर सकते चीज के ऊपर. तो मैं 20 मेगापिक्सल बहुत सारा मंगवा दूं और फिर इमीडिएटली कोई तीसरा लॉन्च कर दे 30 मेगापिक्सल का तो मैं कहां जाऊंगा. तो आउटडेटेड होने का, इसको बोलते हैं ऑब्सोलसेंस, ऐसा सब होने का भी एक रिस्क रहता है. अभी अंडरस्टैंडिंग आई. सो दैट इज वेयर वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि अपन लोग हाउ मच कितना क्वांटिटी अपन लोग ऑर्डर करे. वाई? बिकॉज देर आर फ्यू थिंग्स जो मैं इधर लिखता हूं. एक बार इधर मैं लिखता हूं. इसके नीचे तुम लोग इसके नीचे लिख देना ये चीज. मैं इधर का इधर ही लिख रहा हूं. तुम लोग इसके नीचे लिख देना. मैं इधर का इधर ही लिख रहा हूं. तुम लोग इसके नीचे लिख देना. मैं इधर का इधर ही लिख रहा हूं. हाँ. व्हाट इज दैट? परचेज क्वांटिटी परफेक्ट होना चाहिए. बिकॉज ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए. चलो इधर लिख देता हूं मैं. परचेज क्वांटिटी शुड बी परफेक्ट. शुड बी
बैलेंस्ड, या रादर मैं बोलता हूं ना ज्यादा ना कम, शुड बी बैलेंस्ड, है ना। मतलब बेसिकली ओवर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए, सो नो ओवर स्टॉकिंग, क्योंकि अगर ओवर स्टॉकिंग हो गया तो ये सब रिस्क आ जाएगा, है कि नहीं। दूसरा, टू लिटिल भी नहीं होना चाहिए, सो कैन आई से सफिशिएंट क्वांटिटी शुड बी अवेलेबल sufficient quantity should be available to meet requirements of production, and last कि भाई बैलेंस्ड होना चाहिए। देखो ये इसका रीजन क्या है, ये टू लिटिल भी नहीं होना चाहिए। थर्ड जो मेरा वर्ड बैलेंस्ड है उसको पकड़ के आ जाएगा अपना, इसको पकड़ के अपना थर्ड पॉइंट, इसको पकड़ के अपना थर्ड पॉइंट। व्हाट इज दैट? परचेज शुड बी इन इकोनॉमिक लॉट्स, मतलब बैलेंस्ड। परचेज शुड बी इन इकोनॉमिक लॉट्स, इन इकोनॉमिक लॉट्स, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। वेरी वेरी नाइसली सेड बाय समीर, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। यूज द वर्ड मॉडरेट, यूज द वर्ड मॉडरेट। समझ गुरु? प्लीज कॉपी एवरीवन। हाँ भाई, अभी डन? समझू गुरु? सिस्टम समझ में आया? सब एक एक चीज दिमाग में लॉजिकली क्लियर हो रहा है? खत्म। लॉजिकली क्लियर हो गया ना कोई चीज, फिर तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। जीत गए तुम, लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। और ये सब चीज कनेक्टेड है। ये लॉजिक अगर क्लियर होगा ना, तो जब सीए फाइनल में आओगे ना, इसके कनेक्टिंग में और बहुत सारे लॉजिक्स आएंगे। अब ये कुछ लोग क्या करते हैं, इंटर में फॉर्मूला रट्टा मार के कर लो, फाइनल में आके अटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, चलो भैया डन। डन होते ही प्लीज मेरे को थम्स अप दे दो। मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाने का कोशिश करूंगा, आई ट्राई टू कीप दैट सीए वाला पर्सपेक्टिव इन माइंड ऑलवेज। चलो, आई होप वी आर क्लियर गाइस। एक बार वापस से आइडिया दे देता हूं। सो परचेज क्वांटिटी से रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं कि भाई कितना परचेज करूं कि बहुत ज्यादा भी ना हो जाए, बहुत कम भी ना रहे, तो देयर हैज टू बी सम मिडवे। तो बहुत ज्यादा हो गया अगर, तो मेरा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा।
कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, आउटडेटेड होने का मेरे को डर रहेगा, तो ओवर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए, तो नो ओवर स्टॉकिंग। दूसरा, स्टॉक आउट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि यार ऑर्डर किया मैंने और बहुत कम ऑर्डर किया और ज्यादा मेरे पास फिनिश गुड्स का ऑर्डर आ गया एंड देन फिर ये प्रॉब्लम हो जाए कि मेरे पास उतना अवेलेबिलिटी नहीं है रॉ मटेरियल का, फिर वापस मंगाओ। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट क्वांटिटी शुड बी अवेलेबल टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इन शॉर्ट कहना इसे अपने को एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है एंड वो बैलेंस्ड अप्रोच को कहते हैं इकोनॉमिक लॉट्स में अपने को ऑर्डर करना है। किसमें? इकोनॉमिक लॉट्स में। संध्या, आर यू क्लियर नाउ? जी धन्यवाद समीर जी। चलो चलो, are we done? समझुगुडू।